आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल हाजिर हूँ आज एक बार फिर से एक नए अध्याय के साथ। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय हम NCERT कक्षा 12वीं में राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं की जो पहली पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, उसके अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत का अध्ययन हम कर रहे हैं। चैप्टर 2 का यह मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैं अध्याय 2 का पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उस वीडियो को पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। और यदि अभी तक नहीं आपने पढ़ा है तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि पहले आप अध्याय 1 को पढ़ें, उसके बाद अध्याय 2 का जो पहला भाग मैंने बनाया है उसको पढ़ लें, ताकि आपको आज की क्लास समझ में आ जाए। तो निसंदेह जब आप क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जो बच्चे आज मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि वे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि उनको जल्दी से नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। चैप्टर 2 ध्रुवीयता का अंत। आप सभी को बता दूं, पिछले वीडियो का थोड़ा सा पुनरावृत्ति कराते हुए, कि पिछले वीडियो में हमने जिन टॉपिकों को कवर किया था उसमें हमने बर्लिन की दीवार, सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत संघ की विशेषताएं, सोवियत संघ में क्या क्या खासियत थी, उसको पढ़ा है। साथ ही साथ सोवियत संघ में क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, क्या दोष थे, उन दोषों कमियों को हमने विस्तार से पढ़ा था। और वहीं पर हमने पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के बारे में भी संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की थी। आज इससे आगे हम बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। ठीक है, आज हम प्रश्न क्रमांक 20 के मध्य में आ गए हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहां पर कि सोवियत संघ की जो कमियां, जो खामियां, जो दोष थे, वे भी इसके विघटन के कारण के रूप में लिखे जा सकते हैं। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इसे और जो कमियां, खामियां, दोष थे, इनको आप मिक्स करके भी लिखेंगे तो परीक्षक आपको पूरे नंबर देगा। तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, यह हमारा आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अध्याय 2 जो है, यहाँ से कम आपको 2 प्रश्न जो है वो लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में अवश्य पूछे जाएंगे। और हमारी जो NCERT की किताब है वह एक व्याख्यान के रूप में दी गई है, किंतु मैं आपको बिंदुवार सारे जो बातें हैं वो समझाऊंगा, ताकि आप बिंदुवार उसे परीक्षा में लिख सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, हमारा जो टॉपिक है। तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? विश्व की दूसरी सबसे महाशक्ति का यूं बिखर जाना एक आश्चर्यजनक घटना थी। हालांकि किसी भी राज्य व्यवस्था का पतन होने की यह कोई असामान्य घटना नहीं थी। सोवियत संघ का विघटन भी राज्य व्यवस्था का पतन के समान ही हुई है, लेकिन जो सोवियत संघ का विघटन हुआ वह किसी राज्य व्यवस्था के
पतन का ना तो पहला अवसर था ना ही आखिरी अवसर था। फिर भी सोवियत संघ के विघटन से हम सर्वसामान्य रूप से कुछ सबक अवश्य सीख सकते हैं। आखिर क्या कारण रहे, किन परिस्थितियों में सोवियत संघ ने अपना पतन किया, किस प्रकार से द्वितीय दुनिया का पतन हुआ, इन सबको समझने के लिए हमें मुख्य निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डालना आवश्यक है। तो ये कौन कौन सी परिस्थितियां रही, कौन कौन से कारण रहे जिससे सोवियत संघ का विघटन हुआ, हम उनको अब बिंदुवार देखते हैं। नंबर 1, आर्थिक कारण। देखिए, किसी भी राज व्यवस्था के, किसी भी साम्राज्य के, किसी भी संगठन के विघटन का या उसके पतन का एक प्रमुख कारण आर्थिक कारण होता है। सोवियत संघ में एक आर्थिक ठहराव सा हो गया था, आर्थिक गतिरोध इतना ज्यादा उत्पन्न हो गया था कि इससे सोवियत संघ में उपभोक्ता वस्तुओं की कमी आ गई थी। सभी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का सोवियत संघ को आयात करना पड़ता था। उन्हें अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए वस्तुएं खरीदना पड़ती थी, जिससे काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी, अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, जिससे सोवियत संघ का विघटन होना अवश्यंभावी बन गया और सोवियत संघ का विघटन हुआ। नंबर 2, राजनीतिक कारण। किसी भी राज व्यवस्था के पतन का कारण वहां की राज व्यवस्था भी होती है। हम पढ़ चुके हैं कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था। एक ही दल का प्रभुत्व होने के कारण वहां पर किसी भी अन्य दल का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई विरोधी दल नहीं था, कोई विपक्षी पार्टी नहीं थी, जिसके चलते कम्युनिस्ट पार्टी मनमाने तरीके से कार्य को अंजाम दे रही थी। जनता के प्रति इसका कोई ध्यान नहीं था, जनता की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही थी। नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों को उनसे छीन लिया गया था। उन्हें किसी भी प्रकार की ना तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, ना ही उन्हें अन्य कोई लोकतांत्रिक स्वतंत्रता थी, जिसके कारण जनता में रोष बढ़ता चला गया। जनता अपने शासन को संदेह की दृष्टि से, शक की दृष्टि से देखने के लिए विवश हो गई और जनता को यह यकीन हो चला कि हमारी सरकार हमारे ओर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में राजनीतिक कारण भी सोवियत संघ के विघटन का एकमात्र कारण रहा। हम सभी जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 वर्षों तक सोवियत संघ पर शासन किया, जिसके चलते सोवियत संघ गणराज्य में शामिल सभी गणराज्यों की जनता में केंद्रीय शासन को लेकर भी रोष उत्पन्न होने लगा। नंबर 3, प्रशासनिक तंत्र की विफलता अथवा प्रशासनिक कारण। सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण प्रशासनिक तंत्र की विफलता रही, प्रशासनिक कारण रहा। प्रशासनिक तौर तरीके में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। एक ही दल का प्रभुत्व होने के कारण जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जिनको हम नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी का शिकंजा पूरे शासन व्यवस्था पर कसता चला जा रहा था। जो प्रशासन था वह अपनी मनमानी करता था। इसमें कुछ अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए थे, जिससे जनता को लगता था कि शासन भी हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है
और अधिकारी अपने को जनता से अलग देखते थे। आगे चल के यह भी सोवियत संघ के एक विघटन का महत्वपूर्ण कारण बना। नंबर 4, संसाधनों का उपयोग हथियारों की होड़ में किया गया। नंबर 4, संसाधनों का उपयोग हथियारों की निर्माण में करना। देखिए, हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और शीत युद्ध दो महाशक्तियों यूएसए और यूएसएसआर के मध्य चल रहा था। यूएसएसआर जो कि सोवियत संघ था, यह अमेरिका के साथ बराबर हथियारों की होड़ कर रहा था। हम यह भी जानते हैं कि सोवियत संघ जो है प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर मात्रा में यहाँ पर भंडार भर रहे थे। जब हमने सोवियत संघ की विशेषता पढ़ी थी तो हमने देखा था कि सोवियत संघ में संसाधनों का भंडार है। यहाँ पर पर्याप्त खनिज संसाधन, तेल, लौह, इस्पात इत्यादि हैं, किंतु सोवियत संघ ने इन संसाधनों का उपयोग विकास में ना करके परमाणु हथियारों के निर्माण में किया। इससे वह अमेरिका को तो टक्कर देता रहा, किंतु अपने आप को पिछड़ने से वह नहीं बचा सका। परमाणु की हथियारों की होड़ में इतना ज़्यादा संसाधनों का दोहन किया गया कि अन्य विकास से जनता को वंचित कर दिया गया और निरंतर परमाणु हथियारों का निर्माण सोवियत संघ करता रहा, अपने आप को दूसरी महाशक्ति बनाए रखने के लिए, जो कि अंततः उसके विघटन का एक प्रमुख कारण बना। नंबर 5, नागरिकों का न्यूनतम जीवन स्तर। सोवियत संघ के जब हमने विशेषता पढ़ी थी तो हमने यह अध्ययन किया था कि सोवियत संघ ने अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था प्रदान की है। आगे चलकर नागरिकों का न्यूनतम जीवन स्तर भी इसके विघटन का एक कारण बना, क्योंकि यहाँ की जनता को यह आभास हुआ, यह महसूस होने लगा कि हमें जो न्यूनतम जीवन स्तर दिया जा रहा है वह अत्यंत निम्न है। हम बेहद निम्न स्तर का जीवन यापन कर रहे हैं। हमारी कई आवश्यकताएं ऐसी है जिनकी पूर्ति शासन या सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। नंबर 6, तकनीकी पिछड़ापन। सोवियत संघ में जो गणराज्य शामिल थे, वहाँ की जनता अर्थात पूर्वी खेमे के जो देश थे, उनको लगने लगा कि हम तकनीकी रूप से काफ़ी पिछड़ गए हैं, जबकि पश्चिमी देश के लोग तकनीकी दृष्टि से काफ़ी मजबूत हो गए हैं। हमारी सरकार हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, हमारा समुचित विकास नहीं किया जा रहा है। आगे चलकर यह भी सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बना। अब अगला जो पॉइंट है उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे भी अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पॉइंट में भी प्रश्न बन रहे हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे अब गोर्बाचेव की भूमिका, सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की भूमिका। तो आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव का क्या योगदान रहा, सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की क्या भूमिका रही, समझाइए। या गोर्बाचेव ने किस प्रकार सोवियत संघ के विघटन में सहायता प्रदान की, स्पष्ट कीजिए। तमाम शब्दों को हेरफेर करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप बिना किसी घबराहट के जो मैं अब बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसे आप उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। गोर्बाचेव की भूमिका। मार्च 1985 में गोर्बाचेव को सोवियत संघ का महासचिव बनाया गया। यहाँ से इन्होंने इस्तीफा देकर सोवियत संघ के
राष्ट्रपति गोरबाचेव बने। मिखाइल गोरबाचेव मार्च 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनाए गए। गोरबाचेव के स्थान पर बोरिस येल्त्सिन, जो घटना चक्र आपके किताब में दिया है, मैं उसको जब जब उन घटनाओं का समय आया है उसी रूप में बताऊंगा। किताब में अलग से दिया है, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको वह भी समझा दूंगा को। तो बोरिस येल्त्सिन को 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया। जब गोरबाचेव देश के राष्ट्रपति बने, सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने जो पिछड़ापन था, पश्चिमी देशों से जो पिछड़ापन था, इसको दूर करने के लिए जनता को आर्थिक और राजनीतिक अधिकार देने की दिशा में कदम उठाए। गोरबाचेव के सुधारों को हम दो नीतियों में पढ़ सकते हैं। गोरबाचेव ने जो काम करे उनको हम दो नीतियों में समझ सकते हैं। एक तो उनकी सुधारवादी नीति और दूसरी उनकी खुलेपन की नीति, ओपन द्वार की नीति। तो गोरबाचेव जो थे वो पश्चिमी विकास की तर्ज पर सोवियत संघ का भी विकास करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जनता को आर्थिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार देना प्रारंभ किए। जब गोरबाचेव ने काम करना चालू किया, जब जनता की ओर सत्ता का विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए, तो इससे उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि गोरबाचेव अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे थे, किंतु गोरबाचेव के जो समर्थक थे उन्होंने इतनी ज़्यादा अपेक्षा बढ़ा ली, इतनी जल्दी उनको लगा कि हमें सब कुछ अधिकार मिल जाए, जिसके चलते वे गोरबाचेव के विरोधी हो गए। यानी कि गोरबाचेव ने अधिकार देना प्रारंभ किए तो जो जनता थी उसकी अपेक्षाएं दिनों दिन बढ़ती चली गई और वो शीघ्र ही अधिकारों की मांग करने लगे। उनको ये ऐसा लगने लगा कि गोरबाचेव हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जबकि गोरबाचेव जनता को अधिकार देना चाहते थे। गोरबाचेव के पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों से हटकर गोरबाचेव अपनी नीतियां संचालित कर रहे थे, जिससे गोरबाचेव में अपनी ही पार्टी के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में गोरबाचेव दोनों तरफा से चोट खा रहे थे। यानी कि एक तरफ उनके समर्थक भी उनसे दूर होते चले जा रहे थे, उनको लग रहा था कि गोरबाचेव काम नहीं कर रहे हैं, जबकि गोरबाचेव अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्य कर रहे थे। दूसरी ओर गोरबाचेव के जो पार्टी के लोग थे उनको ऐसा लगने लगा कि गोरबाचेव हमारे अधिकारों को कम कर रहे हैं और जनता को ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने गोरबाचेव के विरोध में काम किया। अगस्त 1991 में एक ऐसा भी मौका आया जब कट्टरपंथी कम्युनिस्टों ने गोरबाचेव का तख्ता पलट करने का प्रयास किया, किंतु बोरिस येल्त्सिन एक नायक के रूप में उभरे और उन्होंने इस तख्ता पलट को जो है नाकाम कर दिया। तो गोरबाचेव की सुधारवादी जो नीति थी वह भी उनके विघटन का कारण बना। उनकी जनता को शीघ्र अतिशीघ्र सारे ही अधिकारों की मांग चाहिए थी। जब तख्ता पलट किया गया, जब तक जनता लोकतांत्रिक राजनीतिक अधिकार का स्वाद ले चुकी थी, तो बोरिस येल्त्सिन को भरपूर समर्थन करते हुए इस तख्ता पलट को उन्होंने नाकाम कर दिया। इसके बाद हम देखें कि गोरबाचेव की खुलेपन की जो नीति थी उसने भी सोवियत संघ के विघटन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहते हुए गोरबाचेव ने
अक्टूबर 1989 में यह घोषणा की कि वार्सा पैक्ट से जो देश जुड़े हैं वे वार्सा पैक्ट छोड़कर स्वतंत्र हो सकते हैं। जब गोर्बाचेव ने ये घोषणा की तो 15 राज्य, जो 15 गणराज्य सोवियत संघ में जुड़े थे, वे अपने लिए अलग से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगे। धीरे धीरे करके ये देश इनसे अलग होते चले गए। इसी कड़ी में फरवरी 1990 में गोर्बाचेव ने संसद, जो सोवियत संघ की संसद थी डूमा, उसमें बहुदलीय राजनीतिक तरीके से चुनाव की घोषणा की। यहाँ पर लगभग 72 वर्षों का कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व समाप्त हुआ। जून 1991 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। इसके पश्चात फिर जून 1991 में बोरिस येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी की महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। मैंने बताया कि अगस्त 1991 में ही सोवियत संघ अगस्त 1991 में तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया, जिसे विफल कर दिया गया। और 25 दिसंबर 1991 को जो है रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ का जो निर्माण किया गया था 1922 में, उस सोवियत संघ के निर्माण संबंधी संधि को समाप्त करने की घोषणा कर दी। ऐसे में बोरिस येल्त्सिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और आधिकारिक रूप से सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी गई। तो इस प्रकार सोवियत संघ का जो विघटन है वह हुआ। इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है 7वां क्रमांक, राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रीय संप्रभुता की भावना उभार लेने लगी थी। जब सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी नीतियां चलाई तो उनकी सुधार नीतियों के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रीयता की लहर, राष्ट्रीय भावना का उभार, राष्ट्रवाद का उदय होने लगा, जिसके चलते अक्टूबर 1988 में लिथुआनिया, इस्टोनिया, लताबिया, जो बाल्टिक गणराज्य थे, इन्हों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सबसे पहले लिथुआनिया में राष्ट्रीयता के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखते ही देखते यह इस्टोनिया और लताबिया में भी फैलता चला गया। राष्ट्रवाद के लिए यहाँ की जनता आंदोलन करने लगी, अपने आप को संप्रभु राज्य बनाने की मांग करने लगी, जिसके चलते मार्च 1990 में लिथुआनिया सबसे पहला गणराज्य बना जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके पश्चात सितंबर 1991 में लिथुआनिया, इस्टोनिया और लताबिया, जो बाल्टिक गणराज्य थे, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की। तो लगातार जो राष्ट्रवाद का उदय था, राष्ट्रवाद की भावना जनता में जागृत हुई और जनता ने गणराज्य के सोवियत संघ के विरुद्ध जो आंदोलन किए, वह भी सोवियत संघ के विघटन का महत्वपूर्ण कारण बना है। तो
अभी हमने देखा कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो आप इन सभी बिंदुओं को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करें और निसंदेह यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। मैं एक बार पॉइंट टू पॉइंट आपको रिवाइज कर देता हूं। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण रहे: नंबर 1 आर्थिक कारण, 2 राजनीतिक कारण, 3 प्रशासनिक कारण, 4 नागरिक संसाधनों का परमाणु हथियारों में उपयोग, नंबर 5 नागरिकों का न्यूनतम जीवन स्तर, नंबर 6 तकनीकी पिछड़ापन, नंबर 7 गुरोचेव की भूमिका और नंबर 8 राष्ट्रवाद का उदय। ये 8 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनसे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। और साथ ही साथ आप राष्ट्रवाद के उदय में कई अन्य देश, जो राष्ट्रवाद का उदय है उसमें कई अन्य ऐसे देश थे जिनमें आपका लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे जो गणराज्य थे, उनमें राष्ट्रवाद के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। यहाँ पर लगातार जो जनता थी वो विरोध कर रही थी और अपने लिए स्वतंत्र गणराज्य की मांग कर रही थी, स्वतंत्र देश की मांग कर रही थी। तो ये था हमारे सोवियत संघ के विघटन के कारण। अब सोवियत संघ के विघटन जब हुआ तो इसका वैश्विक परिदृश्य में क्या प्रभाव पड़ा, सोवियत संघ के विघटन की क्या परिणति हुई, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, उनको हम देखते हैं। देखिए, सोवियत संघ के विघटन से, सोवियत संघ के पतन से विश्व नक्शे पर कई परिवर्तन हुए हैं जिसे हम बिंदुवार देखते हैं। नंबर 1 शीत युद्ध की समाप्ति। दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत विश्व में 2 महाशक्तियां उभरी थी, 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था। एक और यूएसए जिसे हम अमेरिका कहते हैं, दूसरी ओर यूएसएसआर जिसे हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, शॉर्ट में सोवियत संघ कहते हैं। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ऐसे में शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई, क्योंकि जब 2 शक्तियां लड़ रही थी उनमें से एक खत्म हो जाएगी तो अपने आप जो युद्ध चल रहा है वह समाप्त हो जाएगा। तो शीत युद्ध की समाप्ति सबसे पहला सोवियत संघ के विघटन का परिणाम के रूप में सामने आया। नंबर 2 दूसरी दुनिया का पतन। शीत युद्ध के बाद 2 दुनिया, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया का निर्माण हुआ था। पहली दुनिया अमेरिका थी, दूसरी दुनिया सोवियत संघ था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो दूसरी दुनिया का भी स्वतः पतन हो गया। नंबर 3 हथियारों की होड़ की समाप्ति। शीत युद्ध के दौरान यूएसए और यूएसएसआर लगातार परमाणु हथियारों का निर्माण करते चले जा रहे थे, जिसके कारण विश्व में हथियारों की होड़ लग गई थी। किंतु सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ वैसे ही हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। अब कोई हथियारों की होड़ नहीं कर रहा था। नंबर 4 एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्लिन की दीवार जब खड़ी की गई थी तब से माना जाता है कि विश्व में 2 ध्रुवों का आरंभ हो गया था। एक तरफ पश्चिमी खेमा था, पश्चिमी गुट था, दूसरी तरफ पूर्वी खेमा, पूर्वी गुट था। किंतु सोवियत संघ के विघटन के कारण पूर्वी खेमे, पूर्वी गुट का विघटन हो गया। परिणाम स्वरूप विश्व में एक ध्रुव केवल पश्चिमी गुट रह गया। नंबर 5 एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका का वर्चस्व। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में 2 महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के रूप में सामने आई थी, किंतु जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विश्व में एक महाशक्ति केवल अमेरिका रह गई, अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। नेक्स्ट नए राज्यों का
उदय। सोवियत संघ के विघटन का एक परिणाम यह हुआ कि इससे कई नए राज्यों का उदय हुआ। सोवियत संघ में सम्मिलित 15 जो देश थे, वे 15 देश विश्व पटल पर नए सामने आए, जिससे इनका एक नया अस्तित्व विश्व पटल पर सामने आया। नंबर नेक्स्ट, उदारवादी पूंजीवाद का उदय। सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख परिणाम यह रहा कि अब उदारवाद पूंजीवाद का उदय हुआ। अब तक होता यह था कि अमेरिका उन्हीं देशों को सहायता करता था जो कि पूंजीवाद को मानते थे, किंतु सोवियत संघ के विघटन से अब अमेरिका उन देशों की भी सहायता करने लगा जिनको विकास की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से उदारवादी पूंजीवाद का उदय हुआ। नंबर नेक्स्ट, विचारधाराओं की समाप्ति। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो विचारधाराएं जन्मी थी, एक पूंजीवाद, दूसरी साम्यवाद समाजवाद। तो समाजवादी विचारधारा जिसका पोषक सोवियत संघ था, सोवियत संघ के विघटन के बाद समाजवादी साम्यवादी विचारधारा का भी पतन हो गया, यानी कि जो विचारधाराओं का संघर्ष था वो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही समाप्त हो गया। नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका बढ़ी। विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी उनका महत्व बढ़ गया। IMF, WB, WTO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, ये कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो कि इन नवोदित देशों की सहायता कर रही थी। इन्हें इनके विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता थी और ऐसे में इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इन देशों को अपने विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराई, जिससे इन संस्थाओं का महत्व बढ़ गया। क्योंकि जितने भी नए देश आजाद हुए थे, गणराज्य के विघटन के कारण जो नए 15 देश बने थे, उन सभी देशों ने इन संस्थाओं से कर्जा लिया। कर्जा लेने के कारण इन्हें इन संस्थाओं का महत्व बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार सोवियत संघ का विघटन रहा, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण रहे और किस प्रकार सोवियत संघ के विघटन के परिणाम हमारे सामने आए। इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि विश्व पर कई नए खिलाड़ियों उभरे। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कई देश ऐसे उभरकर सामने आए जो कि अपने लिए एक नई पहचान बना रहे थे। मध्य एशिया अपनी भौगोलिक रचना के कारण नए खिलाड़ियों के रूप में सामने आए, जिनमें तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कुछ मध्य एशिया के ऐसे देश थे जो कि अपनी भौगोलिक रचना के कारण सभी के लिए एक महत्वपूर्ण देश बन गए थे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आसान से आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आज की इस क्लास में हमने सोवियत संघ के विघटन के महत्वपूर्ण कारणों को देखा है। साथ ही साथ हमने सोवियत संघ के विघटन से क्या क्या परिणाम हुए, सोवियत संघ के विघटन की क्या परिणति हुई, उनको भी विस्तार से देखा है। यदि बच्चों आपको क्लास समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों तक मेरे इन वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि मैं आप सभी को कहता हूं कि अब पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। हम निरंतर जिस प्रकार क्लास में 40 मिनट का
पीरियड हम अटेंड करते हैं उसी समय सीमा में मैं आपको एक एक बारीक से बारीक चीज़, बारीक से बारीक बात, घटना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप कॉपी में मेरे प्रश्न नोट करें जिनका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सोवियत संघ के विघटन का कारण कैसे संसाधनों का उपयोग बना है? सोवियत संघ के विघटन में कैसे संसाधनों का उपयोग एक कारण बना है। नंबर 2, मिखाइल ग्रोचेव सोवियत संघ के कब राष्ट्रपति बने? मिखाइल ग्रोचेव सोवियत संघ के कब राष्ट्रपति बने? प्रश्न क्रमांक 3, WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का पूरा नाम क्या है? प्रश्न 4, बोरिस येल्टसिन कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? बोरिस येल्टसिन कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? और प्रश्न क्रमांक 5, कौन सा गणराज्य सबसे पहले सोवियत संघ से स्वतंत्र होने की घोषणा किया? कौन से गणराज्य ने सबसे पहले सोवियत संघ से स्वतंत्र होने की घोषणा की? मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। यदि आपको क्लास से लेकर क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज़ आप उन डाउट्सों को मुझे कमेंट बॉक्स में करें, अपनी राय दें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके प्रत्येक कमेंट, आपके प्रत्येक डाउट्स को मैं दूर करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शॉक थेरेपी को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.